अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और हम बहुत दिनों के बाद आपके सामने हैं क्योंकि इलेक्शन का दौर था। इलेक्शन के दौर पे जहां पे हमें वीलॉग करने चाहिए थे लेकिन हम दूसरी प्रोफेशनल मजबूरियों पे रहे, टीवी पे हम आते रहे लेकिन हम अपने वीलॉग पे नहीं आते रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे और जो ओवरऑल सिचुएशन रही है इलेक्शन के बाद उसके ऊपर बात करेंगे। वज़ीर आला, वज़ीर आज़म कौन बन रहा है उसके बारे में भी हम आपको कुछ खबरें देंगे, कुछ हलकों के बारे में भी बात कर लेंगे जो मुतनाज़ा हैं अभी तक। और उसके अलावा भी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है? कौन-कौन किस पार्टी के साथ रास्ते पे, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? हाँ, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा ज़हीर, इलेक्शन हुए और इलेक्शन हस्बे मामूल उसी तरह के हुए कि जैसे कि हम पाकिस्तान में हमेशा देखते रहे हैं, 2008 हो जाए, 13 हो जाए, 18 हो जाए और अब हम आ गए हैं 2024 में। लेकिन पाकिस्तान में हो वही रहा है। जीतने वाला भी एहतजाज कर रहा होता है, परेशान होता है, हारने वाला जो होता है वो भी एहतजाज पे होता है और सब जो होते हैं एक दूसरे पे इल्जामात चल रहे होते हैं और कोई भी बंदा जो होता है वो खुश नहीं है इस सिचुएशन से, चाहे वो उसको जितनी भी सीटें मिली हो या और यही हम देख रहे हैं हर दफा के इलेक्शन के अंदर। लेकिन पीपल्स पार्टी सिर्फ वाहिद इस सूरत हाल में कुछ हमें नजर आ रही है, कुछ मुतमिन नजर आ रही है, कुछ सेटिस्फाइड नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पीपल्स पार्टी को ख़ैर वो पीपल्स पार्टी में चले बाद में आते हैं। आपकी बात ठीक है। हर दफ़ा एक नया ही रिकॉर्ड कायम होता है। 77 को अगर छोड़ भी दिया जाए बीच में या 70 को, तो 88, 90 97, 93 ये इस किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे हैं और 2018 में इसका ज़रा शद्दुमत के 2002 साथ 2000 तो में तो पार्टियां पूरी पूरी तोड़ दी गई। 2002 में तो ख़ैर वो तो मैं उसको इलेक्शन में इसलिए नहीं मानता कि वो डायरेक्टली बिल्कुल आमर के उसमें हुए थे। मतलब है वो उसको तो आप बिल्कुल वो समझ लेना कि जिस तरह 77 का इलेक्शन खैर 77 का पहले हो गया था, ज़ियाउल हक ने बाद में माशाल्लाह लगाया था, लेकिन 85 का आप किसी हद तक कह सकते हैं गैर लेकिन 2018 में ये एक जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसकी कोई चीज़ें सामने आई थी, उसको अख़ीर जो मिली है, उसको जो क्लाइमेक्स मिला है, वो 2024 में आके मिला है। कुछ चीज़ें जो हैं वो उसी तरह हुई हैं, कुछ उससे बढ़ के हुई हैं। वो अंधाधुंध जिसे कहते हैं कि धांधली जो है वो नजर आई है और उसके ऊपर जो इस वक्त मैंडेट के हवाले से इवन जो हरीफ हैं वो भी अब मान रहे हैं इस चीज को, जिसमें चले नईमुर रहमान को आप हलीफ कह सकते हैं कि वो उनकी इमरान खान साहब के पीटीआई के साथ सोच है, या दूसरी तरफ आप इसको कह सकते हैं मुस्तफा नवाज खोखर को हो गई है, ये भी इन्होंने बोला है, या इमरान शफीक है जिसको शाहजीब खानजादा साहब लेते हैं, उन जीआई के एडवोकेट हैं जो अलगा 56 के। लेकिन जो इस वक्त सामने आया है चीजें, उसमें खासतौर पे मुफ्ती कफायतुल्लाह का जो बयान है वो देख लें आप, फिर उसके साथ एक नून लीग का एमपी है डेरा गाजी खान से, उसका देख लें आप, फिर और चीजें जो इस वक्त सामने आ रही हैं, फिर फॉर्म 45 का फिनोमेना पहली दफा आया, उस टाइम वो और चीजें सामने आई थी, आरटीएस सामने आया था इस दफा का, उस टाइम की वजह शोहरत जो थी 2018 की वो आरटीएस थी। इस दफा की फॉर्म 45 और फॉर्म 47 है और उसी तरह टाइम लगाया गया, बिल्कुल उससे शायद जरा ज्यादा ही लगा होगा कि नतीजे जो है वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी भी अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है। पहले फॉर्म 47 जारी कर दिए गए, फिर दोबारा रोक दिए गए। ये क्या हो रहा है? इसके पीछे भी एक साइंस है पूरी। लेकिन जाहिर है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को भी बातचीत में एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें कुछ ये कह रहे हैं कि कल इस्लामाबाद के हल्कों में जैसे रिजल्ट रोका गया था, उसके ऊपर कल ही की डेट के मुताबिक आज उसका नोटिफिकेशन उसी तरह जारी हो गया है। तो अजीब सा कोई खिचड़ी पकी हुई है। आगे जो मेक ब्रेक मुलाकातें हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये पैरेलल ये चीजें भी चल रही हैं। अच्छा ज़हीर, उसमें आपने बात की ना एमपीए की जो नवाज़ लीग के थे, वो चौथे नंबर पे कोई आए हुए थे और उनका ये कहना मुझे जितवाया गया था, वो भी एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन थी। बाकी फॉर्म 45 का मैं आपको बताऊँ 2018 की डॉन ही की स्टोरी है कि 95% फॉर्म 45 ऐसे थे जिनके ऊपर जो पोलिंग एजेंट्स थे उनके साइन नहीं हुए हुए थे। अभी भी ये था कि फॉर्म 45 जो है थे वो सारे अपने-अपने फॉर्म 45 बना के बैठे हुए थे और उन्हीं फॉर्म 40 की बुनियाद के ऊपर एक 2% 3% टीवी के ऊपर रिजल्ट चला और हालांकि उस सरकारी जो टीवी था वो भी मिसलीड हो गया उसकी वजह से। फिर उन्होंने कहा कि हमें भी रोकने पड़े। हमने अपने रिपोर्टर से पूछा, जी ये आप इलेक्शन कमीशन से ले रहे हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स में रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट कुछ और थे फॉर्म 40 में। फॉर्म 47
क्लियरली मुख्तलिफ किस्म के मैंने जो कामरान शाहिद ने लहराया कि ये देखें नवाशी का फॉर्म 47 जिसमें कुछ लोगों के तो वोट भी नहीं लिखे हुए, उसका फॉन्ट चेंज था, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर का नाम नहीं था, उसके स्टैंप नहीं, साइन नहीं, जो 2 जगह पे थे। फिर जो ओरिजिनल फॉर्म 47 है वो वही था जो इलेक्शन कमीशन सबके डाल रही थी। बहुत आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन थी, इतनी खिचड़ी पकी हुई थी, कुछ पता नहीं चल रहा कि किसके साथ क्या हाथ हुआ है, क्योंकि नवाज लीग वाले ये कह रहे हैं कि हमारी सीटें मार दी गई हैं। उधर से जो मौलाना फजल रहमान है वो अलहदा अपना कर रहे हैं, जो नेशनल अवामी पार्टी आई है उनका कहना ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें हरवाया और उसको सीटें दी हैं नवाज लीग वालों को। फिर एक बड़ी हैरानी की बात जो मैंने देखी, एक चैनल के ऊपर चल रहा था, जावेद लतीफ के कम से कम 80,000 से ऊपर थे और मुखालिफ के 10,000 वोट थे और अभी सिर्फ 20 या 30 पोलिंग स्टेशन रहते थे और अचानक ही जावेद लतीफ जो थे वो 20-30 से वो बंदा जो था उतने वोट ले गया। हालांकि आप खुद सोचें कि कैसे हो सकता है कि हर पोलिंग स्टेशन पे 2 या 3,000 वोट होते कि जावेद लतीफ 20-30 हजार की लीड से हार गया। तो वाकई ये चीजें जो थी चैनलों पे जो देखी जा रही थी उस हिसाब से तो बहुत सी चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा मिसलीडिंग रही कि कहीं पे कोई 50,000 की लीड से आ रहा था तो किसी चैनल पे कोई 25,000 की लीड से जीत रहा था। तो एक खिचड़ी वाकई ही पकी हुई थी जिसने अवाम को भी और सबको कंफ्यूज किया हुआ था और अभी तक किया हुआ है। और जो इस्लामाबाद की आप हाँ जी, हाँ। इस्लामाबाद की जी जी वीडियो चलेगी थी आपकी, इस्लामाबाद की आप बात कर रहे हैं। तो क्या मैंने किसी सहाफी का देखा, उन्होंने कहा स्टे हुआ हुआ तो नोटिफिकेशन कैसे होगा, लेकिन दूसरे जो लोग बता रहे हैं कि कोई स्टे नहीं हुआ हुआ था, रिकाउंटिंग हुई थी, करनी थी दोबारा, रिकाउंटिंग हुई है तो रिकाउंटिंग में वो दोबारा से जीत गए हैं। नहीं उसमें अच्छा 3-4 आपकी चीज़ों जो पॉइंट है मैं बात करना चाह रहा हूँ कमेंट पे, कि जिस तरह आपने अगर कहा है कि जो फलाँ बंदा था आगे था, जवेल लतीफ़ साहब आपने मिसाल दी है, तो मैं आपको इस तरह की बेतहाशा मिसालें दे सकता हूँ जिसमें जो शौकत बसरा जो थे वो इजाज़ुल हक से आगे थे। दोनों सीटों में नवाज शरीफ जो थे, एक सीट में नवाज शरीफ और यास्मीन पहले चल रहे थे और मानसरा में वो हमेशा आगे ही रहे, गुस्ताख साहब, शहजादा गुस्ताख साहब। इसी तरह मलिक अबरार हमारे हल्के में पीछे थे, राजा बशारत थ्रू आउट आगे थे। वो अलग बात है कि 300 के जो फॉर्म 45 वो मेरे पास पड़े हुए हैं। इसी तरह हनीफ अब्बासी साहब थे, वो भी पीछे थे। इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में तीनों उम्मीदवार जो थे वो बहुत दूर थे नून लीग वाले। तो इस तरह तो मैं एमक्यूएम के मैं आपको बता सकता हूँ, मुस्तफा कमाल साहब पीछे थे और वहां पे तो इवन जिब्रान नासिर ने इस चीज की गवाही दी है कि वहां पे धांधली हुई है। एमक्यूएम का एक बंदा बहुत ही अहम ओहदे पे रहा है, मुझे उसने क्योंकि कहा था कि आपने मुझे वोट नहीं करना, और अभी भी वो एमक्यूएम में है, बहुत अहम ओहदे पे रहा है, बड़े ओहदे पे रहा है और उसका पार्टी के पास भी होता है, उसके पास एक सरकारी ओहदा भी था। उन्होंने कहा है कि हमें एक भी सीट नहीं मिल रही थी, हमें सीटें दिलवाई गई हैं, 18 सीटें हमें पीटीआई से दिलवाई हैं और 2 या 3 सीटें हमें जमात इस्लामी से दिलवाई। ये अब ये चीजें वही हैं जो आ रही हैं। फिर फॉर्म 45 के हवाले से अगर देखा जाए, 18 के अंदर अगर कोई फॉर्म 45 आए थे तो वो हार्ड कॉपी की सूरत में आए थे। इस दफा फॉर्म 45 ज़ाहिर उम्मीदवार ने अपनी तरफ से तो नहीं बना लिया ना, वो तो अब राजा बशारत ने मुझे सारे भेज दिए थे जितने भी थे, क्योंकि वो मेरा वोट उस हल्के में, मैं वोट तो नहीं पोल कर सका, वो तो मैं उधर गया हुआ था लाहौर में। लेकिन अब ये चीजें जो है फॉर्म 45 को किस तरह करेंगे। अच्छा, नून लीग के आपने फॉर्म की बात की, जो यास्मीन राशिद वाली, जिसको कामरान शाह ने बताया, ये वाला जो फॉर्म था 47, ये पोलिंग स्टेशन वाला जो था फॉर्म 47 जो पहले आया, ये नून लीग ने ट्वीट किया सबसे पहले, जिसमें नवाज शरीफ साहब जीत गए थे, जिसमें नवाज इमरान रियाज ने इमरान शरीफ रियाज ने किया जेयूआई इमरान का, रियाज ने किया बाद में इन्होंने दोबारा उसको डिलीट किया और दोबारा फिर उसको डाला गया। बल्कि ये मंसूर अली खान का एक क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ है। ये मैंने खुद देखा था कि नून लीग ने इसको बकायदा डिलीट किया बाद में, क्योंकि वो अन्य बार जाके उसको बना लिया गया था। तो ये बड़ा कुछ हुआ है उस हवाले से। ये इमरान राज ने सबसे पहले किया था। दूसरी बात है जहीर, फॉर्म 45 है, जाहिर है अगर राजा बिशारत के पास है तो दूसरे के पास भी होंगे और वो जब आप कई जगहों पे रिजल्ट रोके हुए हैं तो वो फॉर्म 45 वहां पे जाएंगे, वो चेक हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि फॉर्म 45 एक ही जैसे ही है, राजा बिशारत को कुछ और मिला, किसी और को और मिला है। और रिकाउंटिंग में देखें, ये नहीं हो सकता कि जितने वोट पड़े हुए उतनी ही की रिकाउंटिंग होगी, कोई बढ़ नहीं गए होंगे वोट और उनके भी फॉर्म 45 वो सब कुछ चेक किए गए होंगे। तो चीजें जाहिर है ट्रिब्यूनल में जाएंगी, पता चल जाएंगी। इसी तरह हम देखें हुशाब के अंदर 25 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा से कहा गया कि वो इलेक्शन होगा। इस समय हमें कोहाट की सीट है, उसके ऊपर भी कुछ जगहों पे कहा गया कि दोबारा से जो है वो इलेक्शन होगा। तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामने आती जाएंगी। जिसके पास फॉर्म 45 है, पीपल्स पार्टी, उसके बारे में देखें, जो मंसूर अली खान थे उन्होंने कहा कि जी यूसुफ रजा गिलानी 300 वोट से जीते हैं, लेकिन उस हल्के में 12,000 वोट जो है मुस्तरद हुआ है।
और लेकिन उन्होंने चढ़ाई उसका। शाहमूद कुरैशी की बेटी वाला हल्का है, उसमें भी क्योंकि 16,000 हुए और 8,000 से जीतते हैं, अच्छा, जीता। उसके बावजूद मुझे सिर्फ एक बात ये बताएं कि मीडिया के ऊपर फिजा ये बनाई गई कि पीपल्स पार्टी ने जेन्युइन वोट लिया, उनके ऊपर कोई क्यों नहीं बात करता भाई? नहीं, मैं वैसे आपको बताऊं, ये जो इस टाइम वेव चली थी ना, हवा चली थी। अब जिस तरह एमकेएम के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा है ना कोई भी, जिस तरह पंजाब में सवाल उठाया जा रहा है ना, एमकेएम के ऊपर सवाल कोई नहीं उठा रहा कि एमकेएम ने इतनी सीटें कहां से निकाली हैं, कोई भी सवाल नहीं। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ, यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो कि नून लीग के ऊपर तो तनकीद करते हैं कि इन्होंने धांधली करवाई है या ये धांधली से जीते हैं, लेकिन राजा परवेज अशरफ के ऊपर कोई तनकीद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि राजा परवेज अशरफ ने काम करवाए हैं, जो कि करवाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ, वहां के 3 या 4 बंदों से मैंने पता भी करवाया और 2 जगह बिल्कुल कंफर्म आया कि वहां पे भी पीटीआई का कैंडिडेट जो था वो आगे था और जीत रहा था और अच्छा खासा जीत रहा था। फिर उनको अचानक ये सारा कुछ हुआ है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि पीपल्स पार्टी, एक तो इंटीरियर सिंध है, किसी का लेना देना कोई नहीं होता साथी का, हालांकि होना चाहिए। वहां पे कोई पता नहीं क्या हो रहा है, पंजाब के अंदर जरा ज्यादा हरीफ है, ज्यादा मुकाबला है, नहीं, ज्यादा जुनूबी, हाँ, जनूबी पंजाब से सीटें ली हैं भाई पीपल्स पार्टी ने, रहीम यार खान से ली हैं उन्होंने सीटें, मुल्तान से सीटें ली हैं उन्होंने, मुजफ्फरगढ़ से सीट ली है, लेकिन उनकी किसी सीट पे, अच्छा मैं मीडिया के रवैये की बात कर रही हूँ ना, आप लोगों की कि काम करवाने का है, काम तो बहुत से और लोगों ने भी अपने अपने हलकों में बहुत से करवाए हुए काम, आप उनकी को कंट्रोवर्शियल करके सिर्फ सिर्फ पीटीआई के ऊपर जेन्युइन वोट लिया, सब जेन्युइन वोट लिया पीपल्स पार्टी ने। सोरा सा मेरे ख्याल में अगर चलना है तो आपको बैलेंस बैलेंस तो करना चाहिए इस मामले में। उनकी जो जीत है, जहां पे आप जैसे कह रहे हैं राजा परवेज अशरफ का, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा, कोई उंगली नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, एक ही चीज है कि जेन्युइन वोट लिया, जेन्युइन वोट लिया। हाँ, बिल्कुल। देखिए, कराची के अंदर तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कराची में भी जो इन्होंने सीटें बेशक बड़ी सीटें ली हैं या छोटी ली हैं, वहां पे तो धांधली की गई है। अच्छा, जो साउदर्न पंजाब है ना, वो उसमें थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि साउदर्न पंजाब में पीपल्स पार्टी हमेशा 2008 में भी देख लें, 13 में आगे कम हो गई थी, 13 में, फिर 18 में तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। लेकिन 2008 में सबसे ज्यादा सीटें पंजाब में अगर ली थी, साउदर्न पंजाब में वाली साइड पे इन्होंने 33 या 35 सीटें ली थी। तो वहां पे थोड़ा सा एक कल्ट वो है। वो अलग बात है कि अभी जागीर, आपको पता चला होगा, रिजाइन भी करेंगे तो उसके साथ वो, बल्कि मेरे ख्याल में इसको टॉपिक में शामिल करना चाहिए एक सिराजुल हक को। उन्होंने भी रिजाइन कर दिया अमीर जमात इस्लामी से, और इन्होंने तो बिल्कुल बगैर उसके सियासत तक छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो अच्छा, इस प्लीज। जहीर, वैसे एक एक बात है, हम दोनों हमेशा ये बात इस प्रोग्राम में डिस्कस करते रहे हैं कि जहांगीर तरीन दोनों सीट हारेंगे, और वो हार गए। अंडरस्टूड था, वो तो अंडरस्टूड था। अब 3 साल का जो ड्रॉप सीन हुआ है, वो क्या हुआ कि एक पार्टी बनाई, बड़े आए और बड़े उन्होंने दावे शावे किए, लेकिन उनकी असलियत हमेशा से जो थी वही निकली कि वो ठीक है, जहाज लेके वो पैसा शासा भी लगाने के लिए था। और ये मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अच्छी बात कोई हो नहीं सकती कि जिस बंदे को अपने पैसे के ऊपर इतना फख्र था, वो बंदा अपनी सीट तक नहीं निकाल सकता। तो हम्म। ये एक समझे इस चीज को कि ये बड़े लोगों के लिए सबक है इस मामले में। तो अच्छा, उन्होंने एक चीज और हुई है जहीर, जो हम दोनों ने बहुत डिस्कस की थी, वो थी शेख रहील असगर। उसने थप्पड़ मारा और उसका रद्देअमल आया, वो बड़ा मजबूत कैंडिडेट था, कोई बंदा उसके हारने का नहीं कह रहा था, अयाज सादिक पे लोग ज्यादा कह रहे थे, लेकिन रुहेल असगर फारिग हो गया। उसके अलावा साद रफीक जो था, उसके बारे में कहा जा रहा था कि मुकाबला होगा, लेकिन किसी को नहीं पता था इतने वो होगा। ओन चौधरी जीता है। अच्छा, ओन चौधरी के बारे में मैंने लाहौर के रिपोर्टर से पूछा, उन्होंने कहा है कि ओन चौधरी के हलके में पीटीआई वोटर था और वो ओन चौधरी का वोटर था, उसने वो वोटर अपना निकाला है, इसलिए ओन चौधरी नहीं, का क्योंकि मैं, हमारा जो दफ्तर है ना वहां पे, वहां से हम निकल के शाम को 5 बजे, तकरीबन 4 बज के 50 मिनट पे एक कॉलेज था बहुत बड़ा, जहाँ दोनों मेल और फीमेल दोनों थे, तो वहां पे हम गए थे। तो जो अंदर आलम था वो यही था कि एक दूसरे की तरफ मशकूक नजरों से सारे देख रहे थे, लेकिन खुसर खुसर जारी थी, और टाइम के ऊपर बंद कर दिया गया। लेकिन वहां के ओवरऑल फील ये थी, जिस जो कि फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी चला, कि क्या आप सोच सकते हैं कि लाहौर के लोग जो है ओन चौधरी को वोट डाल सकते हैं। ओन चौधरी का था, उनके लाहौर के इवन लोग जो थे हैरान थे कि ये कैसे जीत सकते हैं। और आपको याद होगा, मंसूर अली खान को इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा था ओन चौधरी को आप कर रहे हैं सपोर्ट, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं नहीं, हमारी सीट एडजस्टमेंट है। वो अलग बात है कि बाद में एक गुड गुड जेस्चर के तौर पे मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब वहां पे गए, फिर बकायदा उसकी फुटेज चली, जो भी था उसको वो किया गया। लेकिन बहरहाल वो ओन चौधरी के ऊपर पूरा
वो हैरान थे क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान की ना हवा है, ना ओन चौधरी ने आज तक सीट जीती है। हाँ, आप अगर शेख रोहेल का कहें ना, तो अब गली की वजह से पहले उनका अपना हल्का था कि एजाज सादिक के मुकाबले में मजबूर हो गए उनको हल्का देने के, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी फिर तो है। ओन चौधरी ने आज तक अपनी कोई सीट जीती नहीं है, कभी वो इलेक्शन लड़े नहीं है, छोटी सीट पर कभी इलेक्शन लड़े थे, आगे थे, तो उनका अपना कोई इस तरह का वो नहीं है वोट बैंक वहां पे। अच्छा अच्छा, हम ज़हीर अब थोड़ा-सा पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो अब हमारे सामने ये है कि पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी जमात हुकूमत नहीं बना सकती। अब पीटीआई के गौहर खान ने कहा है कि जी हम पंजाब में भी हुकूमत बनाएँगे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सबको पता है कि नवाज़ लीग की 134 हैं, इनकी 116 हैं और आज़ाद उम्मीदवार 4-5 तो जा चुके हुए हैं नवाज़ लीग की तरफ और वो बड़ी कंफर्टेबली, इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी पार्टी की, उनके कुछ और आज़ाद उम्मीदवार आगे रिज़र्व सीट्स मिलेंगे, वो बना लेंगे। और वो कह रहे हैं वफाक में हमने भी बनानी है और खैबर पख्तूनख्वा में भी। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर है कोई उनके करीब-करीब नहीं है, वो आराम से बना लें। मरकज़ में 93 सीट्स के साथ, जिनमें से एक जो लाहौर वाले हैं जिन्होंने हराया है उसको, शेख रोहेल असगर को, वो नवाज़ लीग में चले गए हैं। अ, वो कह रहे हैं हमने किसी पार्टी के साथ नहीं बैठना, तो कैसे बनाएँगे? रिज़र्व सीट भी नहीं मिलनी ये उनको। बात ठीक है, बिल्कुल। इसमें दो चीजें, एक ग्राउंड फैक्ट है, एक चीजें ऐसी हैं जो कि आप अगर कह लें कि थोड़ी उसूल के ऊपर बात अगर कर लें, तो उसूल के ऊपर जिस तरह कुछ हलकों के रिजल्ट रुके हुए हैं और जिस तरह पीटीआई का मानना है या दूसरी बातों का भी मानना है कि हमारे साथ धांधली हुई है, उसका भी फैसला होना है बाद में। लेकिन ये भी फैक्ट है कि इंडिपेंडेंट के का प्लेटफॉर्म है, वो किस तरह वापस लेके आएंगे, उसके ऊपर कोर्ट कोई आर्डर देगी, इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा होगा, वो भी अपनी जगह फैक्ट है, क्योंकि उसके बाद बड़ा रोला पड़ जाएगा, मखसूस नशिस्तें नहीं होंगी इनके पास, ये भी ठीक है। अच्छा, जो ग्राउंड के ऊपर फैक्ट है, आइडियल क्या है? नून लीग के लिए आइडियल सिनेरियो ये है कि वो, अगरचे वो उनके लिए इतना आइडियल उस हवाले से नहीं कि उसके ऊपर उसके अखलाकियात के ऊपर बात हो सकती है। नून लीग के लिए आइडियल सूरत ये नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाए। नून लीग के लिए आइडियल सूरत हाल है जिसको मैं डिस्करेज करता हूँ, क्योंकि पीटीआई के जो लोग हैं जैसा वसीम कादिर है, वो नाम वोट लेके आए इमरान खान के नाम पे, ना कि वो अपने नाम पे लेके आए। लेकिन ग्राउंड के ऊपर अगर फैक्ट की बात करें, तो नून लीग के लिए आइडियल है कि वो आजाद तोड़े। वो आजाद अब कितने टूटते हैं ये अब देखना पड़ेगा। आजाद तोड़ेंगे, उसकी वजह यह है कि आजाद को कुछ दें या ना दें, वो कोई मसला मैटर नहीं करता, ठीक है। उसके अंदर चांस ये होता है कि शायद आप कहीं डिलीवरी कर सके जो गवर्नमेंट में आके। लेकिन जिस टाइम आप बनाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, फिर मौलाना को भी शामिल करेंगे, फिर एमकेएम को भी शामिल करेंगे, फिर और जमातों को शामिल करेंगे, तो आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मेरे अकेले की हुकूमत नहीं थी, जब उनकी हुकूमत के ऊपर बात होती है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, तो वो सब थे। अच्छा, अब वो सब थे, अगर अब दोबारा वो वाले जाने सारे जब मिलेंगे, वो किस तरह परफॉर्म करेंगे, वो आइडियल उस तरह की सूरत नहीं है। सेम केस विद जो है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी हाउस ट्रेडिंग के हवाले से मशहूर है, आजाद उम्मीदवार खेलने के हवाले से मशहूर है। अगर वो बिलावल को बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी आइडियल सूरत हाल ये है कि जिस तरह नून लीग सोचती है कि पीपल्स पार्टी को बहुत कुछ देना पड़ेगा, इसी तरह पीपल्स पार्टी सोचती है कि नून लीग को बहुत कुछ देना पड़ेगा हमें, यानी कि अगर हम बनाते हैं हमें बहुत ज्यादा वजारतें देनी पड़ेगी, सदारत तक बात जाएगी। तो इस वजह से वो भी इस चक्कर में, लेकिन मसला ये है कि अभी तक कोई आजाद उम्मीदवार जैसा वसीम कादिर है, उसके अलावा कोई उस तरह का सामने नहीं आया। कुछ बाकी आए हैं 8, वो तो पहले ही नून लीग के थे या वो आजाद थे ही नहीं, मतलब वो पीटीआई के नामजद आजाद नहीं थे। अब ये अगली जो तीसरा तीसरा मरला है कि ये नहीं होता, ना नून लीग काबू कर सकती है लेट्स सपोज, और ना ही पीपल्स पार्टी आजाद उम्मीदवारों को घेरती है, वो अपनी जगह डट जाते हैं। अब इन्हें मजबूरी की हालत में पूरी कोशिश है कि हम हुकूमत बनाएं, और ये भी सुनने में आया है कि नून लीग के जो सीरियस हल्के हैं, वो नवाज शरीफ साहब को नंबर 1 तो वो कह रहे हैं कि अपोजिशन में बैठे हैं, वो अपोजिशन में कैसे बैठेंगे नहीं पता। नंबर 2 जो कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट लेनी भी है ना, तो मियां साहब को गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए। ये मैं नून लीग के सीरियस हलकों के हवाले से बात कर रहा हूँ। लेकिन शरीफ खानदान के अंदर पूरी कोशिश है कि नवाज शरीफ साहब को हुकूमत मिले, नवाज शरीफ करें उसके ऊपर हुकूमत, किस तरह करें ये वो छोड़ दें, मतलब उसके ऊपर उन्होंने कोई नहीं वो तय किया हुआ कि हमने, वो इस बार्गेनिंग में है। तो अब ये फार्मूला तय करने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब हों, पहले भी शहबाज शरीफ साहब बना चुके हैं, तो अगर बिलावल भुट्टो होंगे तो उन्होंने कुछ बड़े ओहदे जो है जिसमें सदारत का भी और नून लीग को पेश किया है। लेकिन इस दूसरी तरफ जो है नून लीग वाले भी ये कहते हैं कि अगर आप नवाज शरीफ को बना देते हैं तो कुछ बड़े ओहदे जिसमें सदारत भी हो सकती है, वो जरदारी साहब को पेश करने के लिए तैयार है, और जो वो पुरानी तनख्वाह पे यानी कि काम करें, यानी कि पुराने वो जो वजारत दाखिला वजारत खारजा की जो उनके पास तैयार थी। तीसरा जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग पंजाब है। पंजाब में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वहां पे नून लीग इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत बना सके, और वहां पे ये भी कहा जा रहा है कि उसमें आइडियल जो सूरत हाल है, मरियम नवाज
को ही समझा जाएगा। लेकिन मैं आपको याद होगा मैंने पहले भी आपको कहा था, अगरचे अलीम खान भी उस छोटी सीट के ऊपर वो कुछ नहीं जीत चुके हैं, खुद जीते हैं, लेकिन इस्तेकाम में पाकिस्तान की कोई वो नहीं है। इसी तरह परवेज़ लाई साहब है, छोटी सीट पे जीते हुए हैं, लेकिन वो वैसे नहीं है उस तरह का कोई सूरत-ए-हाल उस सूरत में। अब यहाँ पे बड़ी गेम चलेगी। इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इमरान खान के साथ जो बात जारी है, शीला बैटरी मुक रही है मेरी। बिल्कुल बैटरी डेड हो रही है। इधर ही मेरा ख्याल क्लोज़ कर देते हैं। क्या चलें ख्याल है? ठीक है, हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि ज़हीर के मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही है। हम बाद में इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या सिनेरियो आगे जाके हो सकता है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।